सुप्रभात। चलिए आज के फिजिक्स की क्लास आपकी शुरुआत करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि फर्स्ट न्यूटन्स लॉ के बारे में, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ के 3 नियम होते हैं, ठीक। तो उसमें जो फर्स्ट नियम होता है उसका फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, उसके बारे में आइए डिटेल में देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के एक्चुअली 3 नियम थे गति के। उसमें जो पहला नियम था वो क्या करता है उसके बारे में देखिए डिटेल। law of motion state that when a body देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका क्या कहता है। न्यूटन्स ने मोशन के 3 नियम दिए हैं। उसमें जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कह रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट। इसका मतलब यह है कि न्यूटन्स लॉ का पहला जो नियम है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम जो किसका गति का, वो स्टेट दैट मतलब कहता है कि व्हेन मतलब जब A body is in motion, जब एक बॉडी क्या कर रही हो, गति में हो, जब एक बॉडी गति में हो, then it remain in motion, then मतलब तब, it मतलब वह, remain मतलब रहती है या रहता है in motion, तब वो बॉडी गति में ही रहेगी।
जब वो बॉडी अगर गति में हो या गतिमान स्थिति में हो तो वो हमेशा गति में ही रहेगी। इसको प्रैक्टिकली देखिए कैसे होता है। जैसे ये एक कार है, ठीक, और ये जो कार है ये कार गति में है। जो इसकी गति है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस कार की जो गति है वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति आवर है। ये गति में, ठीक, गति में चल रही है तो ये गति में ही रहेगी या रहना चाहेगी। यही नियम है न्यूटन का, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, व्हेन मतलब जब, अ मतलब एक बॉडी, व्हेन अ बॉडी जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट इज मतलब है, इन मतलब में, और मोशन मतलब गति में। जब कोई बॉडी किसमें है, गति में है, देन तब इट मतलब वह, रिमेन मतलब रहना चाहेगी, देन इट रिमेन इन मोशन, तब वह गति में ही रहना चाहेगी। यानी कि अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी। एक्टेड एनी अनलेस, जब तक कि, अनलेस का मतलब था जब तक कि कोई, अनलेस एक्टेड जब तक कि उस पर कोई अलग से एक्ट मतलब पढ़ना है, एक्टेड मतलब कि एक्ट होना उस पर या किसी पे जैसे डिपेंड होता है, निर्भर होना, तो उसी तरह है कि एक्टेड जब तक कि उस पर आप धक्का नहीं लगाते हैं, एक्टेड कोई अप्लाई नहीं करते, एनी मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट मतलब कि उसके ऊपर, जब तक कि आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देंगे तब तक उसकी जो गति होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसकी जितनी गति होगी वो उसी गति से चलती रहेगी, ठीक। अगली लाइन देखिए क्या कहता है। ये तो रहा आपका आधा लाइन, यानी कि यहाँ तक की डेफिनेशन ये करती है कि व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, जब कोई बॉडी किसमें हो, मोशन में हो, तो वह रिमेन मतलब रहना चाहती है किसमें, मोशन में। अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल बाहरी बल न लगाया जाए। इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे स्पेस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। स्पेस में क्या होता है कि अगर आप एक पेन को घुमा करके फेंक देते हैं या एक पेन को ऐसे घुमा करके छोड़ देते हैं, किसमें, स्पेस में, तो चूंकि स्पेस, ये मान लीजिए आपका स्पेस है, इसमें आपने एक पेन को यहाँ से केंद्र मान के ऐसे घुमा दिया तो ये पेन क्या होगा, हमेशा और हमेशा इस तरह से क्या होगी, हमेशा और हमेशा इस तरह से घूमती हुई रहेगी। ये हमेशा घूमती रहेगी। इसका कारण क्या है कि स्पेस में जो इस पेन के ऊपर फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, 0, मतलब कि इस कलम के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अतः इसकी जो स्थिति होगी उसी स्थिति में ये हमेशा रहेगी। यानी कि अगर आप इसको नाचती हुई स्थिति में, किसी भी वस्तु को आप नाचती हुई स्थिति में स्पेस में छोड़ देंगे तो वो वस्तु नाचती हुई ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई बाहरी बल लग ही नहीं सकता है। इसका कारण ये है कि स्पेस में कोई बाहरी बल नहीं होता है, इसलिए स्पेस के अंदर जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है वो उसी अवस्था में ही रहती है जिंदगी भर। वो कभी उस अवस्था को बदलती नहीं है। वो अवस्था को तभी बदलेगी जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, और चूंकि स्पेस में फोर्स क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए यह अपनी स्थिति बरकरार रखेगा। बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पे है कि अगर कोई चीज़ गति कर रही है तो वो चाहेगी कि हमेशा किस में रहे, गति में ही रहे, जब तक कि उस पर अनलेस एक्टेड, जब तक कि उस पर एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी बल न लग जाए। अब इसके बाद और में क्या है, ये तो रहा कि अगर बाहरी बल गति में गति है तो गति, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान स्थिति में ही रहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल न हो। आगे क्या, व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या होता है, स्थिर होना। कि जब बॉडी मतलब एक बॉडी, इज मतलब है, इन मतलब में, रेस्ट मतलब स्थिर, जब एक बॉडी स्थिर है तब वह हमेशा, रिमेन मतलब हमेशा, इन रेस्ट मतलब रिमेन मतलब रहना चाहती है, इन रेस्ट मतलब रेस्ट में ही रहना चाहती है।
इस पूरी लाइन का हिंदी समझ लीजिए। व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट देन इट रिमेन इन रेस्ट। जब कोई बॉडी स्थिर, रेस्ट मतलब स्थिर अवस्था में या दशा में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी। उदाहरण के लिए जैसे ये कलम आपकी है और ये मेरा हाथ है, इस हाथ पे ये जो कलम है वो स्थिर अवस्था में है, तो ये हमेशा चाहेगी कलम कि हम स्थिर ही रहें। अगर इसकी अवस्था को आपको बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई बाहरी बल लगाना पड़ेगा। जब तक आप इसके ऊपर बाहरी बल नहीं लगाएंगे ये कलम अपने आप यहाँ से उठ करके यहाँ पे नहीं जाएगी, या फिर यहाँ से धक्का देंगे तो ये फिसलाते हुए फिसलते हुए यहाँ तक नहीं जाएगी। ये अपनी जगह तभी चेंज करेगी जब इस पर कोई बाहरी क्या करेंगे, फोर्स करेंगे। और इस कलम के ऊपर में किसी भी वस्तु के ऊपर जब आप बाहरी बल लगाएंगे तभी वह वस्तु क्या करेगी, अपना स्थान चेंज करेगी। अतः कहने का मतलब ये है कि व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, जब कोई बॉडी रेस्ट में रहती है, ये पेन मान लीजिए बॉडी तो ये रेस्ट में, तो ये तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते हैं। जैसे ही आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ये बॉडी क्या होगी, अपनी पूर्वोत्तर जो स्थिति है उसको बदल के नए पोजीशन को ले लेगी, अपनी दशा को बदल देगी और दिशा भी बदल जाएगी। जिस दिशा में आप फोर्स लगाएंगे बॉडी उसी दिशा में मूव करना शुरू कर देगी। तो ये न्यूटन्स का पहला नियम है। अब आइए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि किस तरह से इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हेडिंग डालेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जो न्यूटन्स लॉ की डेफिनेशन लिखे हैं इसी के नीचे हेडिंग डाल लीजिएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसी लॉ को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे दिखाएंगे, ये छोटा सा पॉइंट बनाकर लिखेंगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हेडिंग डालेंगे, इसमें एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे किसी लॉ को मैथ के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट दैट इज रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो कहाँ है, रेस्ट पर है, विल स्टे एट रेस्ट, वो हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। अनलेस अ फोर्स एक्टेड अपॉन इट, जब तक कि कोई इस पे अलग से फोर्स लग न जाए। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक बॉडी ऑब्जेक्ट बात एक ही है, कंफ्यूजन मत होइएगा, या बॉडी का है या ऑब्जेक्ट का है, बात एक ही है, ठीक, वस्तु कह सकते हैं आप। एन ऑब्जेक्ट दैट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो क्या करेगा, तब तक रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लग जाए। जैसे ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट, ये किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक। अब ये तब तक रेस्ट पे रहेगा, ये जब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक कि इस पर कोई फोर्स आप अलग से
लगा नहीं देगा। मतलब एक्सटर्नल फोर्स इस पर कोई आप अप्लाई नहीं करेंगे जब तक ये किस पे रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा। कैसे इसको प्रूव करेंगे, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, इधर से आपने एक फोर्स लगाया, ठीक, और वो फोर्स क्या है, 0। या फिर इस बॉडी में जितना फोर्स लग रहा है उस सारे फोर्स को अगर जोड़ा जाए, सारा फोर्स को अगर जोड़ा जाए, मान लीजिए एक फोर्स इधर से, एक फोर्स अगर जनरली देखा जाए तो इस बॉडी पे एक mgh फोर्स लग रहा होगा जो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जी का अलग मान होता है, वहां से तो फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल नीचे जाहिर सी बात नीचे की तरफ लग रहा होगा। लेकिन अगर कोई भी बॉडी रुकी हुई है, कोई भी बॉडी अगर रुकी हुई है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उस बॉडी का जो नेट फोर्स है समेशन ऑफ फोर्स, मतलब इस अगर कोई बॉडी स्थिर है, क्या है, स्थिर पोजीशन पे मूव नहीं कर रही है, जैसे ये एक पेन है और ये अभी क्या है, स्थिर पोजीशन पे मूव नहीं कर रही है, तो इसका नेट फोर्स, टोटल जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे उसी को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इसका मतलब होता है समेशन। समेशन मतलब कि सारे जितने भी समेशन के आगे जो चीज़ लिख देंगे उस तरह के सारे चीज़ों का योग। तो समेशन के आगे क्या लिखा हुआ है, यफ, यानी कि जितने भी यफ है उन सारे यफ का योग कितना है, बराबर के 0 के, मतलब, और ये किसके ऊपर लग रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ का जो कुल फोर्स है इस ऑब्जेक्ट का वो क्या है, 0 है। जब ये ऑब्जेक्ट का कुल फोर्स 0 होगा तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कुल फोर्स कितना हो, 0 हो, वो ऑब्जेक्ट कभी मूव नहीं कर सकता है या मूविंग पोजीशन में नहीं होगा। मतलब वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई गति नहीं होगी जिस ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स कितना होगा, 0। यानी कि वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, स्थिर होगा, वो रेस्ट पे होगा। तो वही लिखा गया है कि एन ऑब्जेक्ट दैट इज एट रेस्ट, वो किस पे है, रेस्ट पे। आप खुद ही सोचिए कि अगर इस पे कोई फोर्स लगाते हैं, ये यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक, एक कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये आपका ब्लॉक है, ये बॉडी है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, इधर से धक्का दे रहे हैं, तो जब धक्का देंगे तो आप कुछ न तो उस समय जो फोर्स होगा वो शून्य नहीं होगा, उस समय आप कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, जो फोर्स लगा रहे होंगे उसका कुछ ना कुछ मान होगा। और जब किसी फोर्स का कोई फोर्स 0 नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ मान होगा। तो इतना ध्यान रखिएगा कि किसी भी वस्तु पे जब फोर्स लगाते हैं तो जिस दिशा में फोर्स लगाते हैं उसी दिशा में बॉडी क्या होती है, मूव करती है। या फिर इसको इस भाषा में कह सकते हैं कि जिधर फोर्स ज़्यादा होता है बॉडी हमेशा उधर ही मूव करती है। अगर फोर्स इधर 10 न्यूटन से लग रहा है और दूसरी तरफ से एक लड़का जो है इसी ऑब्जेक्ट को 15 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, तो बॉडी हमेशा क्या होगी, इधर को मूव करेगी, यानी कि इस साइड से लेके इस साइड की तरफ बॉडी मूव करेगी, इधर नहीं मूव कर पाएगी, क्योंकि इधर का जो नेट फोर्स है वो 10 है और इधर से जो नेट फोर्स लग रहा है वो 15 है, यानी कि इधर का नेट फोर्स ज़्यादा है, इसलिए बॉडी इधर से इस साइड, ये जो लड़का इधर से ढकेलेगा, ये ढकेलने में सक्षम हो जाएगा, ये ढकेल करके इस साइड से ऑब्जेक्ट को इस साइड लेके चला जाएगा। यानी कि जिधर का फोर्स ज़्यादा होता है, जो फोर्स बड़ा होता है, जिस फोर्स में ताकत ज़्यादा होती है, बॉडी हमेशा उसी दिशा में गति करती है। तो बॉडी इधर से कहाँ जाएगी, इधर पे जाएगी। अच्छा, अब देखिए, अगर इधर से भी 10 लग रहा है और इधर से भी 10 लग रहा है, यानी कि ये बॉडी है और यहाँ से भी 10 लग रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब देखिए, इधर से भी 10 लग रहा है, इधर से भी 10 लग रहा है, तो इस स्थिति में बताइए कि नेट फोर्स कितना होगा, जो यहाँ पे नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि 10 इधर से भी लग रहा है और 10 इधर से भी लग रहा है, तो फोर्स तो लग रहा है, लेकिन
जो बॉडी है दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के कंपनसेशन में आ जाते हैं और बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0, यानी कि बॉडी जो है वो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। तो वही आपको बताया गया है कि अगर नेट फोर्स 0 होगा तो बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। यहाँ पे देखिए इधर से 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, इसका मतलब कि नेट फोर्स कितना होगा, 0। चूँकि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, आपको बाद में बताया जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी में इस जो है अमाउंट और डायरेक्शन दोनों देखा जाता है। तो ये अमाउंट जो 10, ये अमाउंट 10, अगर इसको आप 10 पॉजिटिव करेंगे तो ये 10 नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर इसके रिस्पेक्ट में इसको अगर 10 पॉजिटिव लेते तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के विपरीत। ये आपको जब मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको पता चलेगा। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसमें इस चीज़ का डिस्कशन है। बाकी आप ये बस याद रखिए कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो दूसरा देखिए, और इसका जो एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए इसमें क्या क्या है, dv/dt इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन मोशन विल स्टे एट मोशन, मतलब विल स्टे इन मोशन। देखिए एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट दैट इज इन मोशन, गति में, ऑब्जेक्ट के गति में रहने का उदाहरण क्या होगा, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये 10 km/h की वजह से एक कार चल रही है। 11 बजे ये कार जो है, 11 बजे एक कार जिसका नाम है ए, या फिर ए मतलब ऐसे रखिए, एक कार जो है 11 बजे 10 km/h से चल रही है। तो 12 बजे वो 11 से अगर वो उसकी जो स्पीड है 10 km/h है, तो 11 बजे अगर वो 10 किलोमीटर से चल रही है और इसी स्पीड से अगर चलती रहेगी तो 12 बजे तक वो 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो क्या करेगी, तय करके यहाँ पे पहुँच जाएगी। और फिर भी उसके कार की स्पीड कितनी रह रही है, 10 किलोमीटर। यानी कि समय के अनुसार, समय तो बदल जा रहा है लेकिन स्पीड में कोई परिवर्तन या वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। पहले की वेलोसिटी कितनी थी, 10 km/h, और बाद में वेलोसिटी कितनी रह रही है, 10 km/h, लेकिन समय के अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें। एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसमें हो, गति में हो, गति कर रहा हो या गतिमान स्थिति में हो, या चल रहा हो या मूव कर रहा हो या दौड़ रहा हो, आदमी है तो दौड़ता है, दौड़ रहा हो, तो उसी तरह अगर कोई कार क्या कर रही है, गति कर रही है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट दैट इज मोशन, कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जो गति कर रही है, विल स्टे इन मोशन,
वो हमेशा गति में ही रहना चाहिए। मतलब कोई वस्तु अगर गति में है तो वो हमेशा गति में ही रहना चाहिए। अनलेस कब तक गति में रहना चाहिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू अनलेस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अनलेस जब तक कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी के परिवर्तन का जो रेट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो, मतलब कि dv बाई dt इक्वल्स टू जीरो। dv बाई dt को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इधर समझाने के लिए। लेकिन इसका मतलब क्या है पहले तो इस फॉर्मूला में देखिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है विल स्टे इन मोशन, तो वो गति में ही रहेगा जब तक कि उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब तक कि उसके वेलोसिटी के रेट के चेंज जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो dv है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैथमेटिक्स में आप लोग इस तरह से बहुत सारे सवाल किए होंगे कि किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप लोग अवकलन किए होंगे या फिर किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप लोग समाकलन डिफरेंशिएशन किए होंगे। इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोलते हैं, हिंदी में अवकलन बोलते हैं। dv का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी जो ये कार है, कार की इस समय वेलोसिटी कितनी है 10 km/h और यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 km/h। तो क्या इसकी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन क्या इसके समय में परिवर्तन हो रहा है? हाँ, परिवर्तन हो रहा है। तो वेलोसिटी में परिवर्तन को मैथ की भाषा में क्या कहते हैं? dv। समय में परिवर्तन को मैथ की भाषा में क्या कहते हैं? dt। तो dv/dt मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। और इसी को अगर सेंटेंस में लिखना हो तो हम लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? समय के परिवर्तन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। यानी कि वेलोसिटी में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, समय वेलोसिटी में परिवर्तन समय के साथ अगर शून्य है तो जो कार गति कर रही है वो हमेशा गति करती रहेगी। यही इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। वेलोसिटी में समय के साथ कोई परिवर्तन न होना या फिर जीरो परिवर्तन होना, ये क्या है? dv क्या दिखाता है? वेलोसिटी में परिवर्तन, और dt क्या दिखाता है? समय में परिवर्तन। आइए एक एग्जांपल लीजिए, ये आपका एक एग्जांपल है। ये कार है, यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, तो इसमें देखिए समय में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्या इसके वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। पहले 10 km/h और बाद में भी 10 km/h, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो उस केस में dv क्या हो जाएगा आपका? dv जो है वो जीरो हो जाएगा। इधर लिखिए, dv जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या समय में परिवर्तन हुआ? हाँ, समय में परिवर्तन हुआ। पहले 11 बजा था, बाद में 12 बजे, यानी कि कुछ ना कुछ समय में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन क्या स्पीड में परिवर्तन हो रहा है? नहीं। तो जब स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? dv/dt। dv/dt करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? जीरो। और यही आपका थ्योरी भी कह रहा है कि अगर यहाँ पे क्या जीरो/dt लिखेंगे, dv का मान कितना आ जाएगा इस केस में, इस एग्जाम्पल में? क्या वेलोसिटी में कोई परिवर्तन आ रहा है? कोई परिवर्तन नहीं है। जब कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो dv का मान कितना आ जाएगा? जीरो। और नीचे dt है तो इसका जनरली मान कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका कुछ ना कुछ मान तभी आएगा जब dv जीरो ना हो, और dv तभी जीरो नहीं होगा जब इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा। चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आया, पहले भी 10 था, 11 बजे और 12 बजे भी 10 ही है, तो यानी कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। तो जब तक वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक जो कार है वो उसी गति से चलती रहेगी। कहने का मतलब ये 10 km/h से चल रही है, सीधी सी बात है। कहने का मतलब एक कार अगर 10 km/h से चल रही है और उसकी 10 km/h से चल रही है, लगातार चल रही है, अब वो चाहे 12 घंटा चले चाहे 24 घंटा चले,
अगर 10 घंटा लगातार प्रति आवर से चल रही है, एक बार भी न तो रुक रही है न झुक रही है, कहीं गड्ढा कुछ भी आ रहा है, ब्रेकर आ रहा है, नहीं रुक रही है, 10 किलोमीटर प्रति आवर के साथ लगातार चलती चली जा रही है, लगातार चलती चली जा रही है, तो जब वो लगातार चले तो क्या उसकी गति में कोई परिवर्तन आ रहा है? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो वही तो नियम कह रहा है, वही तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कह रहा है कि अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है या कोई कार है, अगर वो लगातार चल रही है, अगर वो गति में है तो वो हमेशा गति में रहेगी, वो गति में तब तक रहेगी जब तक उसकी वेलोसिटी है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर वेलोसिटी में परिवर्तन कर दिया जाएगा तो वो जो है अपनी गति में न रहे, हो सकता है कि स्थिर हो जाए, हो सकता है कि बहुत तेज चलने लगे। जैसे यहाँ पे है, ये जो कार है इसकी गति 10 किलोमीटर, अगर इसमें परिवर्तन करना हो तो अगर हम इसको 0 कर देंगे तो ये रुक जाएगी, 100 कर देंगे तो बहुत तेज चलने लगेगी, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा ना। लेकिन कब आएगा परिवर्तन? जब उसकी वेलोसिटी को चेंज करेंगे। तो और जब वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, कोई ना कोई मान आ जाएगा, फिर ये यहाँ से आ जाएगा। लेकिन ये न्यूटन्स लॉ कह रहा है कि जब तक उसकी वेलोसिटी में आप कोई चेंज नहीं करेंगे तब तक अगर वो 10 किलोमीटर आवर से चल रही है तो वो हमेशा उसी से चलती रहेगी। ये आपका फर्स्ट लॉ कंप्लीट हुआ। अब चलिए आइए न्यूटन्स सेकेंड लॉ। देखिए जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, इस न्यूटन सेकेंड लॉ में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ने से पहले कुछ 2-3 जो इसके छोटे छोटे फार्मूले हैं उसको यार समझना पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं समझेंगे तो फिर न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं समझ में आएगा। जैसे एक आपका आता है मोमेंटम, जिसको बोलते हैं E = mv। P जो होता है वो होता है मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, मोमेंटम ऑफ बॉडी। m जो होता है मास ऑफ बॉडी, v जो होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी। देखिए v जो होता है वेलोसिटी, मतलब कि अगर ये कोई कार है, अगर ये कोई कार है तो इस कार का जितना वजन होगा वो उसका क्या होगा, मास होगा। इस कार की जो गति होगी वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी v होगी। और अगर उसके मास यानी उस कार का जितना वजन है और प्लस मान लीजिए इस कार का जो वजन है वो 10 kg है और जो इसकी स्पीड है वो मान लीजिए 10 km/h है, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस कार का मोमेंटम कितना होगा तो आप p बराबर लिख देंगे 100, यानी कि 10 × 10, यानी क्या ये क्या p = m, और जहाँ कोई निशान नहीं होता उसे हम क्या मानते हैं, गुणे का निशान। तो p = m × v, यानी कि मास × वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास कितना है इसका 10 kg और ये इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 km, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा 100। आगे बात सुनिए। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मोमेंटम तभी होगा जब उसके अंदर क्या हो, वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी नहीं है तो वो उसका कोई मोमेंटम नहीं होगा। जैसे ये पेन है, जब तक इसके पास वेलोसिटी रहेगी इसका मोमेंटम रहेगा, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो इसका जो मोमेंटम है वो क्या है, खत्म हो जाएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है, अभी इस समय क्या है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो आप ये कहेंगे अभी इसका मास भले 100 kg हो, या मान लीजिए मास इसका भले 100 ग्राम हो, लेकिन चूंकि इसमें वेलोसिटी कोई नहीं है और इसका आपको मोमेंटम निकालने के लिए कहें तो आप लिखेंगे कि P = m। इस कलम का जो मास है वो कितना होगा 100 ग्राम। यहाँ पे आप लेंगे उसको m को जितना भी होगा, इसका वेलोसिटी। तो क्या इस कलम की कोई इस समय वेलोसिटी है, नहीं, तो इसका मतलब वेलोसिटी 0, इसका मतलब मोमेंटम कितना आ जाएगा 0। हाँ, अगर इसी पेन को हम ढकेल रहे हैं और ये पेन क्या है, चल रही है, तो इस समय इसके पास वेलोसिटी होगी, तो फिर 100 ग्राम जो इसका वजन है प्लस जिस गति से ये मूव कर रही है उस गति का मान कितना होगा, वेलोसिटी उसको बोलते हैं। उसका जो भी मान होगा यहाँ पे रख करके और हम क्या कर सकते हैं, इस बॉडी का मोमेंटम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्या होता है, एक गाड़ी अगर
100 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रही है, इधर आ रही है। दूसरी जो गाड़ी है वो इधर से इधर आ रही है और ये कितनी चल रही है 10 km/h से। तो इसमें क्या होगा, जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो आपको भी पता है, अभी इससे पहले हम बताए थे कि जिधर फोर्स ज़्यादा होता है बॉडी उधर ही मूव करती है। अब इस केस में बताइए कि बॉडी किधर मूव करेगी। ये 100 की स्पीड से आ रहा है और ये 10 की स्पीड से जा रहा है, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि इसका अगर मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। अभी जो इससे पहले बोला कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इसको हिंदी में समझा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए उदाहरण दे दीजिए, अगर मान लीजिए कोई कार है, उसका जो मास है 10 kg है और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 5 km/h, ठीक। अब देखिए इसी कार में जिसका मास कितना है 10 kg, ये जो कार का जो मास है 10 kg है, m बराबर 10, इसी कार का जो मास है 10 kg, इसी कार का मास जो है 10 kg, इसकी अगर वेलोसिटी बढ़ा के हम कितना कर दें 10 km/h कर दें। अब इस समय क्या है कि इसका मोमेंटम निकालिए, तो आप p बराबर v करेंगे तो पाएंगे इस केस में कि यहाँ पे मास कितना है 10 और बुरे वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 5, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना है 50 है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मास उतना ही रह रहा है और वेलोसिटी बढ़ जा रही है, तो यहाँ पे अगर मोमेंटम निकालेंगे p = mv, तो p बराबर क्या हो जाएगा, मास कितना है 10 और बुरे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10। इस केस में जो p का मान आएगा वो ज़्यादा आएगा, यानी कि मोमेंटम यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ पे जो मोमेंटम है वो क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे क्या मोमेंटम ज़्यादा है, यहाँ पे मोमेंटम कम है। कारण क्या है, जो गाड़ी है, देखिए गाड़ी का वजन होता है 10 kg, यहाँ की गाड़ी है, यहाँ की जो कार है वो भी 10 kg की है, यहाँ की जो कार है वो भी 10 kg, लेकिन इसकी जो स्पीड है 5 km है, इसकी जो स्पीड है 10 km। तो जब अगर v का मान बढ़ता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, v का ही तो मान बढ़ रहा है, बाकी सब तो सेम है दोनों कारों में, बस v का मान बढ़ने की वजह से मोमेंटम एक का 50 आ जा रहा है, एक का मोमेंटम 100 आ जा रहा है। यानी कि वही बात, उसी को हम जो रिटन में थ्योरेटिकल में इसको प्रैक्टिकल से बताए हैं, इसी को थ्योरेटिकल में लिखना होगा। तो ये लिखेंगे कि जो वेलोसिटी होती है वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम आपका बढ़ेगा। ये आप मिलकर लिख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे पहले 5 था तो मोमेंटम 50 था और 10 था तो मोमेंटम 100 हो गया, यानी कि वेलोसिटी बढ़ाने पर मोमेंटम क्या होता है, बढ़ता है। तो ये इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ में, ठीक। इसलिए इसको जो समझाना क्या था, बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब यहाँ पे आगे देखिए, अब इसमें क्या, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और इसकी वेलोसिटी कम है तो इसका मोमेंटम कम होगा। तो चूँकि इसका मोमेंटम ज़्यादा है तो इसलिए ये क्या करेगा, इसको धक्का मार के इधर को ला देगा, और ये जो दोनों जब आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद भी इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इसकी तो इधर ही रहेगी क्योंकि इसकी ज़्यादा स्पीड है, साथ साथ इसकी भी स्पीड बदल के किधर चली जाएगी, इधर ही चली जाएगी। हम आपको बताए थे कि जिधर ज़्यादा फोर्स लगता है, जिधर का फोर्स ज़्यादा होता है, बॉडी इधर ही मूव करती है। तो कोलिजन होने के बाद, टक्कर होने के बाद ये जो बॉडी है वो इधर ना मूव करती है, इधर मूव। तो ये रहा आपका मोमेंटम, और इसी के साथ एक और है, अच्छा बस यहीं पे इसको रोकते हैं। इसके बाद एक और इसको दूसरा जो आता है वो आता है आपका F = m। इसको आप लोग पढ़े भी होंगे। F मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, और m मतलब होता है मास ऑफ बॉडी, और k मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक। तो F तो सभी जानते हैं जो फोर्स बॉडी पे लगाया जाता है। m जो होता है मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी का मतलब कि जो मास बॉडी है उसका वजन, और a जो होता है वो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, यानी कि ये दोनों आपको पता है, ये बस मुझे बताना। ये क्या होता है एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन बराबर आप लिख सकते हैं dv/dt।
मतलब एक्सेलरेशन एक तरह से समझिए जैसे कार का जो एक्सेलरेटर होता है उसी से इसको रिलेट कर लीजिए, एक्सेलरेशन तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा कि अगर आप एक्सेलरेटर ज़्यादा देते हैं तो गाड़ी ज़्यादा चलती है, एक्सेलरेटर स्लो कर देते हैं तो गाड़ी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो वही है कि एक्सेलरेशन, अरे इसको मैथमेटिकल भाषा में क्या कहते हैं, dv बाई dt। dv अभी आपको बताया कि dv का मतलब क्या हुआ, dv को मैथमेटिकल में अगर dv लिखा है तो इसका मतलब यह कि चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी को मतलब गति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, dv, और समय में परिवर्तन को क्या कहते हैं, टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया कि टाइम के अनुसार गति में परिवर्तन को एक्सेलरेशन, जिसे हिंदी में त्वरण बोलते हैं, कि समय के अनुसार गति में परिवर्तन को एक्सेलरेशन कहते हैं। उदाहरण के साथ समझ लीजिए इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण। जैसे वही फिर से वही उदाहरण कि 11 बजे जो ये कार है वो 10 km/h थी, और 12 बजे यही जो कार है वो फिर से 10 नहीं अब की बात 100 km/h हो जा रही है। ठीक, वही कार जो कार यहाँ पे थी। तो अब इसमें बताइए समय के अनुसार, मतलब यहाँ पे क्या है, समय परिवर्तन हो रहा है, तो समय के अनुसार अगर